और जितनी काली वो रात थी उतनी काली थी वो राज, जो कई कसमकसों के अंदर एक झूठ के पर्दे से ढकी सच्चाई के हाथों दुनिया से वाकिफ होने की इंतज़ार कर रही थी। जब उस लाश को पलटा गया तो उसकी पीठ पीछे के कपड़े फट गए थे और जिससे ये मालूम हो रहा था कि उसे घसीट घसीट कर ये हालत की गई है। कहानियों से घिरे हुए हैं हम। कुछ आपकी है और कुछ हमारी। कुछ आपसे जुड़े हैं और कुछ जिनसे हम आपको जोड़ते हैं। और इन्हीं कहानियों में से आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी। फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स पेश करते हैं इंस्पेक्टर दुष्यंत राणे, रिटन बाय सत्यव्रत स्वाई एंड देवदत्त सामल, नरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई, प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। अगर आपने पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाके देख लें, क्योंकि उनके बिना ये अधूरा है। एक सच होता है और एक झूठ, दोनों के कई पहलू होते हैं और अब इनसे वाकिफ होंगे आप इंस्पेक्टर दुष्यंत राणे के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कार्रवाई। दूसरा एपिसोड, पन्ना पलटा और शक भी। अब तक उस रात को 2 दिन बीत गए थे। 2 दिन के बाद उस सुबह भी हमारी तरह अपने आगमन के इंतज़ार में थी कि कब वो अपनी अंधकार से पर्दा उठाए और मैं इस केस से सच का। और उस इंतज़ार को ख़त्म किए हम बैठे थे चौधरी निवास में। चौधरी निवास की उस हरी भरी बगीचे में हम एक चेयर पर बैठे चौधरियों का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही देर में चौधरी साहब और रुद्र प्रताप पधारे और अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ गए। कुछ देर तक बस एक चुप्पी ही थी चारों ओर। ना तो चौधरी साहब ना रुद्र कुछ बोल ही रहे थे। इसी सन्नाटे के बीच चौधरी साहब की पत्नी चाय की प्याली लिए आई और वो भी शामिल हो गई हमारे साथ। और मैं अपनी आंखों के कोने से देखा तो बलवंत से रहा नहीं जा रहा था चाय देख के, और उसकी ये चाय के लिए बेसब्री भी जायज़ थी। पहली बात तो ये कि ठंड बहुत थी उस वक्त, और दूसरी बात ये कि 2 दिन से उसकी नींद से मुलाकात कुछ खास हुई नहीं थी। और इस चाय की प्रथा को शुरू करने के लिए मैं पहले अपने चाय उठा ली, और वैसे भी पड़े पड़े गर्म चाय ठंडी हो रही थी। मैं चाय की चुस्की ली और वापस उसे टेबल पर रख दिया। मेरे सामने चौधरी साहब, जो वैसे तो हर वक्त शांत और सोचनीय चेहरे बनाए रहते थे, आज उनकी नज़रों में साफ साफ बेचैनी झलक रही थी। रुद्र अपने चेहरे पे अपना हाथ रगड़ रहा था और उसकी आंखें अब तक लाल हो गए थे। और ऐसे ही चारों ओर नज़र घुमाते घुमाते मेरी नज़र चौधरी साहब की उस खास ब्लैक कॉफ़ी पे पड़ गई। और ठीक उस वक्त मेरी आंखों के सामने नाचने लगा उस रात का वो दर्दनाक हादसा। उस रात जब मैं और बलवंत उस नदी के किनारे पहुंचे तो लाश वहीं किनारे पे पड़ी थी और फॉरेंसिक टीम की जांच पड़ताल शुरू हो गई थी। उस भीड़ को पीछे धकेलते हुए मैं पास गया और देखा कि वो लाश एक लड़की की ही थी, लेकिन उसे पहचानना काफ़ी मुश्किल था। उस लाश को देख मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता सकता था कि ये शरीर लगभग 2 दिन से पानी के अंदर ही था, और उसके अंदर पानी जाने की वजह से शरीर पूरा फूल चुका था। रक्त संचालन के बंद होने के कारण उस शरीर काली भी पड़ने लग गया था और धीरे धीरे सड़ना भी शुरू हो गया था। और उस सड़ने की वजह से नदी के किनारे वाले इलाके में गंध फैल गया था, और इस गंध में रुमाल को नाक में दे के खड़ा होना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। उसका चेहरा एकदम सूज गया था और ये पहचानना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था कि ये किसी की बहू, बेटी या फिर पत्नी थी। जब उस लाश को पलटा गया तो उसकी पीठ पीछे के कपड़े फट गए थे, और जिससे ये मालूम हो रहा था कि उसे घसीट घसीट कर ये हालत की गई है। सर के पीछे गहरी चोट भी थी और उस खून से लथपथ उसकी जुल्फें चिपक गए थे उसके सर पर। ये सब नज़र रख के मैंने बलवंत को 2 और कांस्टेबल के साथ भेजा भी था आसपास कहीं खून या फिर किसी को घसीटने की निशान ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ खास मिला नहीं। वैसे उस दर्दनाक चेहरे को देख इतना तो स्पष्ट था कि किसी ने बड़े ही बेरहमी से इसे मारा है और आसपास सारी सबूत मिटाने की कोशिश की है। 1 घंटे के बाद हमने उस लाश को हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जितनी जल्दी आती हमारी जांच उतनी तेज़ी से चलता, लेकिन हमारी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शाम के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, और हमें और कुछ वक्त धैर्य रखना था।
जब हम हॉस्पिटल में बड़ी की जांच के लिए चौधरी परिवार को बुलाए तो रुद्र प्रताप बड़े ही सहमी आंखों से वैदेही के उस दिन के कपड़े को देख स्पष्ट किया था कि वही ही थी। उसका कहना था कि आखिरी बार जब उसने उसको देखा था तो वैदेही ने यही कपड़ा पहनी थी। और आगे कुछ वो बोल पाता वो मुंह में हाथ दिए आंसू टपकाने लगा। और दूसरी तरफ चौधरी साहब अपनी नई नवेली बहू की लाश को बिना कुछ कहे सिर्फ ताकते रह गए। अब तक उस इलाके में हल्ला हो गया था इस हादसे के बारे में और एक पे एक कॉल भी आने शुरू हो गए थे उन्हें। जब हमने लाश के पास से बरामद किए गए पर्स को रुद्र को दिखाया था तो उसने बड़े ही दुविधा से हाँ भरा था। और मैं इन्हीं ख्यालों के बीच खोया ही था कि रुद्र प्रताप के एक पूछे गए सवाल ने मुझे असलियत पे खींच लाया। वो हाथ में चाय की प्याली लिए मुझे पूछा, सर वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आया क्या? मैं थोड़ी मुस्कुरा के जवाब दिया, रुद्र जी ये विलायत या फिर अमेरिका थोड़ी है जो इतनी जल्दी रिपोर्ट आ जाएगा। यहाँ के लोग इतने भी लापरवाह नहीं है कि जल्दी जल्दी में रिपोर्ट निकाल देंगे। वो तो आहिस्ता आहिस्ता से रिपोर्ट निकालेंगे। वैसे भी एक मुर्दे का ही तो रिपोर्ट है, कोई जिंदे का थोड़ी है जो कहीं भाग जाएगा। वो मेरी इस कटाक्ष को थोड़ा समझकर चुप हो गया और दूसरी तरफ से चौधरी साहब ने पूछा, अरे दुष्यंत वो कार के बारे में कुछ पता चला क्या? ये सुनते ही मैं थोड़ा बौखला गया और पूछा, कौन सी कार सर? तो चौधरी साहब ने जवाब दिया, अरे वही कार जिसे लेकर वैदेही घर लौट रही थी। और एक और कड़ी जुड़ गया था इसके साथ इस जांच में। मैं अपनी इस अनजानी सच को ना जताते हुए बोला, नहीं नहीं सर, हम पता लगा रहे हैं। वैसे मेरे आपके पास आने का मकसद कुछ और ही था सर। वो कुछ रूटीन सवाल थे जो आपको पूछने थे इस मर्डर के बारे में। और ये सुनते ही रुद्र पूछने लगा, सर आप ये क्या कह रहे हैं? मर्डर के बारे में आप हमें क्यों पूछना चाहते हैं? हमने थोड़ी मर्डर किया है। और उसकी ये सवाल मुझे पेचीदा लगा और मेरे जहन में एक बात आई कि एक जर्नलिस्ट होकर भी ऐसे लापरवाह सवाल। मेरे दिमाग में कुछ खटकने लगा था इस बात। और उसे चौधरी साहब ने रोकते हुए कहा, अरे रुद्र वो कुछ रूटीन सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। दुष्यंत तुम पूछो। चौधरी साहब अपनी हाथ में हाथ डाले बैठ गए और अब तक रुद्र वैसे ही मुंह लटकाए बैठा था। अगले 45 मिनट सवाल जवाब का कार्यक्रम चलता रहा और बलवंत डायरी में सब कुछ लिख रहा था। चौधरियों का कहना था कि वैदेही और रुद्र प्रताप की अरेंज मैरिज हुई थी और फिर दोनों के बीच प्यार का संबंध भी बढ़ने लगा था। वैदेही हमेशा से काम करना चाहती थी और उन्होंने भी कभी उसे रोका नहीं था। वैदेही से रिश्ता उनसे काफ़ी अच्छा था और वो कभी कभी ऐसे देर रात को घर लौटती भी थी। हालांकि कार के लिए ड्राइवर होते थे उनके यहाँ, लेकिन वो खुद ड्राइव करने में दिलचस्पी रखती थी। और उस हादसे के दिन वो सुबह उठी, नाश्ता की और रुद्र और वैदेही दोनों अपने काम में निकल गए थे। दोपहर को उसने रुद्र के साथ बात भी की थी और काफ़ी साधारण लग रही थी तब तक। फिर शाम को जब रुद्र घर लौटा तो उसने घर वालों को बताया भी था कि वैदेही उस रात घर देर से लौटेगी क्योंकि उसे कुछ काम थी। और उसकी आखिरी चाट रुद्र से रात को 10:30 बजे हुई थी और उसके बाद रुद्र ने फ़ोन स्विच ऑफ करके सो गया था। ये सब सुनने के बाद मैं सब कुछ निगलते हुए चौधरी साहब से पूछा, वैसे चौधरी साहब आपको किसी पे शक है क्या? या फिर आपसे या फिर वैदेही से किसी की दुश्मनी है क्या? और ये सुनते ही चौधरी साहब थोड़े सोच कर बोलने लगे, वैसे दुष्यंत एक बात है जो उस रात से मेरे दिमाग में खटक रही है। और इतना कहकर वो सीधा मुंह करके अपने दाढ़ी पे हाथ लगाए कसमकसों और परेशानी से सोच रहे थे। फिर मैंने पूछा, सर किस पे शक है आपको? और वो इस बार मेरी तरफ देख बोले, वैदेही के मायके वाले। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तारीफ हो या ताने हो बेझिझक कमेंट बॉक्स से फरमाइएगा, हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। और आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए इंस्पेक्टर दुष्यंत राणे के साथ। और अब
आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स नाम के साथ। हैव ए गुड डे।